ये गर्मी की आखिरी शाम थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से आशियाने को मजबूत बनाने में जुटी थी। उसने दूर से सुना था कि इस साल सर्दी बहुत जालिम होगी। 2 दिन की और मेहनत, फिर मेरा घर तूफान भी नहीं हिला पाएगा। और ये दाना, ये तो मेरी जान है। तालू कौवा और गोरी कौवी पास के पेड़ पर आलस से बैठे हैं। गोरी देखो, वो बेचारी रानो, लगता है उसे यकीन है कि कल ही बर्फ गिरने लगेगी। अरे हाँ, इतना काम, तकलीफ ही तो दे रही है खुद को। अब आराम का वक्त है कालू जी। हम तो शौक से ये मौसम गुजारेंगे, ठंड आएगी तो जुगाड़ कर लेंगे। तालू भाई, वक्त रहते अपना काम कर लो, बाद में पछताओगे। नहीं नहीं, मेहरबानी आपकी, मगर हम आजाद पंछी हैं। रात भर में ही सब बदल गया। सुबह जब पंछी उठे तो हवा में बर्फ की हल्की ठंडक थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। कालू जी, ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड तो कभी नहीं हुई। क्या पता, शायद कोई मेहमान हवा आई हो। चलो जल्दी से थोड़ा खाने का सामान जमा करते हैं। वे उड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे पंख, ओहो, ठंड से ऐंठन हो रही है। देखो कालू जी, वो टीटू तोता, वो तो पहले ही अपने घर में घुस गया। रानो ने कालू और गोरी को परेशान देखा, लेकिन उन्हें पिछली बातें याद थी, इसलिए वो अपने घोंसले के द्वार पर खड़ी रही। देखते ही देखते आसमान से बर्फीली बारिश शुरू हो गई। बारिश की जगह बर्फ के नुकीले टुकड़े गिर रहे थे। देखो बेटा, अगर हमने वक्त पर मेहनत ना की होती तो आज हम भी बर्फ में भीग रहे होते। माँ, बाहर बहुत शोर है। ये तूफान है मेरे लाल। ये उन लोगों को सबक देगा जो कल का काम आज पर छोड़ देते हैं। ये क्या बकवास है? मेरा घोंसला हिल रहा है, पानी अंदर आ रहा है। कालू जी, ठंड से मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। हमारा सारा दाना भीग गया है। अब क्या होगा? अफसोस, रानो की बात मान लेनी चाहिए थी। कालू और गोरी को अब भूख और ठंड सताने लगी। सबसे पहले वे टीटू तोता के पास गए, जो अमीर था लेकिन थोड़ा कंजूस। टीटू भाई, ओ टीटू भाई, दरवाजा खोलो। कौन है? इस तूफान में क्यों परेशान कर रहे हो? टीटू भाई, हम हैं कालू और गोरी। हमारा घर टूट रहा है, हमें थोड़ी पनाह दे दो। माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है, सिर्फ मेरे परिवार के लिए जगह है। तुम लोग कहीं और जाओ। देखा, जब तक दौलत है सब दोस्त हैं, मुसीबत में कोई नहीं पूछता। टीटू तोता से ना सुनकर कालू और गोरी का हौसला टूट गया। ठंडी हवा उनके जिस्म में तीर की तरह चुभ रही थी। वे इसी उम्मीद में आगे बढ़े कि शायद कोई और उनकी मदद कर दे। कुछ दूर चलने पर उन्हें बंटी कबूतर का घर मिला। बंटी अपने घर की टूटी हुई छत ठीक कर रहा था, जिस पर बर्फ जमा थी। वह बेचारा खुद ही परेशान दिख रहा था। बंटी भाई, क्या हाल है? तुम तो खुद मुश्किल में हो। ओहो, कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों भी बहुत तकलीफ में दिख रहे हो। क्या बताएं भाई, उस बर्फीले तूफान ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। बंटी भाई, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकते हो? अफसोस है कालू भाई, मेरा घर पहले ही टूटा हुआ है और बहुत कमजोर है। तुम देखो ना, बर्फ के वजन से छत भी टूट गई है। अगर तुम दोनों अंदर आ गए तो यकीन मानो ये छत हम सब पर गिर जाएगी। मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तुम लोग मेहरबानी करके कहीं और देखो। बंटी कबूतर की मजबूरी और अपने घर की हालत समझकर कालू और गोरी आगे बढ़ गए। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक ही सहारा, रानो चिड़िया। हार कर भूख और ठंड से कम पाते हुए कालू और गोरी उस रानो चिड़िया के पास पहुँचे, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। अब उनका गुरूर टूट चुका था और दिल में सिर्फ डर था। रानो बहन, दरवाजा खोलो। रानो दरवाजा खोलती है और कालू गोरी को कम पाता देखती है। क्या हुआ कालू भाई, तुम दोनों इस हाल में क्यों हो? रानो, हमें बचा लो, हमारा घोंसला टूट गया। हम बहुत भूखे हैं और ठंड से मर रहे हैं। रानो बहन, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मेरी नादानी थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अंदर आओ।
रानो ने तुरंत उन दोनों को अंदर बुलाया। कालू और बोरी को अंदर की गर्माहट और सूखे दाने की खुशबू मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बैठो और ये दाना खाओ, ये मेरे बच्चों के लिए जमा किया था, मगर अभी तुम ज्यादा जरूरतमंद हो। रानो, तुमने हमें माफ कर दिया। हम तो इतने बुरे थे। इस तूफान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ जरूरतमंद होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह दी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में सच्ची पछतावा देखा। तुमने हमें बचाया रानो, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। रात होते ही तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवा जोर से चल रही थी। रानो, तुम्हारा घोंसला इतना मजबूत कैसे है? ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती कालू भाई। तभी बाहर एक भयानक आवाज आती है। वह क्या था? एक विशाल शाखा कालू के पुराने घोंसले के पेड़ पर आकर गिरी। अगर वे वहाँ होते तो उनका बचना मुश्किल था। हे भगवान, ये तो मेरे पुराने घर का पेड़ था। रानो, तुमने सिर्फ हमें ठंड से ही नहीं बल्कि मौत से भी बचाया है। धीरे धीरे तूफान थम गया। अगली सुबह हर जगह बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी। सूर्य की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। रानो बहन, तुम सब ठीक हो? हाँ टीटू भाई, सब खैरियत है। टीटू तोता कालू और गोरी को रानो के घोंसले में देखकर हैरान होता है। कालू, तुम यहाँ? हाँ भाई, रानो ने हमारी जान बचाई है। मैंने अपनी नादानी से सब कुछ खो दिया था। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कुछ देर बाद कालू और गोरी रानो से इजाजत लेकर अपना नया घर बनाने के लिए निकल पड़े। रानो बहन, आज तुमने हमें सिर्फ दाना नहीं दिया बल्कि एक सबक दिया है। अब से हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करेंगे। मुझे तुम पर यकीन है कालू भाई। अब देर मत करना, थोड़ी बर्फ और पिघलने दो, फिर मिलकर काम शुरू करना। हाँ जरूर। ठंड का मौसम धीरे धीरे गुजरने लगा। कालू और गोरी ने अपना आलस छोड़ दिया था। वे रानो की सलाह पर एक नया और मजबूत घोंसला बनाने में जुट गए। गोरी, अब मजा आ रहा है। मेहनत में भी एक अलग सुख है। हाँ कालू जी, और भूख भी खूब लगती है। रानो दूर से उन्हें देखकर मुस्कुराती है। देखो टीटू भाई, मेरी थोड़ी सी मदद से कालू और गोरी बदल गए। सत्य कहा रानो, दयालुता की ताकत किसी भी उपदेश में बड़ी होती है। तालू और गोरी का नया घोंसला बनकर तैयार था। इस बार वह बहुत आरामदायक और तूफान से लड़ने लायक था। कालू कौआ रानो को अपने नए घर पर चाय के लिए बुलाता है। रानो बहन, आज तुमने जो सिखाया उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हम दोस्त हैं हमेशा। हाँ कालू भाई, और सच्ची दोस्ती ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आखिरकार बसंत का मौसम आ गया। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। चिड़िया और कौवे सब एक साथ मिलकर दाना चुग रहे थे। देखो कालू भाई, वसंत कितना प्यारा है। हाँ, और मुझे अब किसी भी मौसम का डर नहीं है। रानो चिड़िया की मेहनत और दयालुता ने कालू कौवे की आलस्य भरी जिंदगी को बदल दिया। उस बर्फीले तूफान ने सबको सिखाया कि मेहनत ही सुख की असली कुंजी है और दया का व्यवहार सबसे बड़ा इंसानियत का फर्ज है। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे। समुद्र की लहरें गरज रही थी। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा पेड़ था जहाँ रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और मोनू के साथ रहती थी। बारिश से उनका घोंसला भीग चुका था। डरो मत मेरे लालो, सब ठीक हो जाएगा, बस तूफान निकल जाए। माँ, बाहर कोई रो रहा है, सुनो तो। रानो ने ध्यान से सुना। सचमुच लहरों के बीच से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो कांपती हुई बाहर निकली और देखा एक जल परी पत्थर पर बैठी रो रही थी। कौन हो तुम? इतनी रात में इस तूफान में यहाँ क्यों रो रही हो? मैं सागर की बेटी हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रिया, आदिल, अनमोल, अक्षु, अहम मौर्य,
जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मेरा नाम नीरा है। मेरे आंसू मोती बन जाते हैं और इंसानों ने मुझे पकड़ लिया था ताकि मेरे आंसू बेच सके। किसी तरह मैं भागी हूँ, लेकिन अब मेरा जादुई सीप खो गया है। उसके बिना मैं अपने समुंदर वापस नहीं जा सकती। मत रो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस जंगल में जो भी बुरा करेगा वो रानो की नजर से बच नहीं पाएगा। रानो ने जलपरी को अपने घर के पास छिपा दिया, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया, वही लालची कालू कौआ। ओह, जलपरी के आंसू मोती बनते हैं। अब रानो अमीर बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा राजा। दोपहर का वक्त था। कालू सीधा उड़ता हुआ गोरी कौवी के पेड़ पर जा पहुंचा। अरे गोरी बहन, जरा ये सुनो, जंगल में क्या बड़ा राज पकड़ा गया है। रास? अरे क्या हुआ कालू? सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? ध्यान से सुनो, ये बात किसी को मत बताना। रानो चिड़िया ने समुंदर की जलपरी को छिपा रखा है। उसके आंसुओं से सोने के मोती बन रहे हैं। क्या? जलपरी? सच बोल रहे हो कालू? वो तो समुंदर में रहती है ना? मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने अपनी आँखों से देखा। तो फिर हम दोनों क्यों पीछे रहे? रात हुई, आसमान काला हो गया। दूर कहीं मेंढक तर तर कर रहे थे। रात में दोनों कौवे रानो के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। जलपरी डर गई। रानो, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो लोग यहाँ आना जाएं। मेरे आंसू का लालच किसी का भला नहीं करेगा। नहीं नेरा, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारा जादुई सीप वापस लाना होगा। यही एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। बताओ, वो सीप कहाँ है? वो सीप इस जंगल की सबसे गहरी झील में गिरा था, जहाँ चांदनी नहीं पहुँचती। तो फिर आज रात मैं वही जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रात गहराने लगी थी। कालू और गोरी अपनी चालाक आंखों के साथ रानो के छोटे से घोंसले के पास उतर आए। अच्छा मौका है गोरी, देखो रानो अभी नहीं आई। हाँ कालू, और यही बेहतर मौका है। अगर जलपरी यहाँ छिपी हुई होती तो रानो की गैर हाजिरी में हम उसे छीनकर जल्दी भाग सकते थे। वे दोनों चुपके से घोंसले के अंदर गए। दोनों ने ध्यान से घर के अंदर देखा। वहाँ पर जलपरी के होने का कोई साक्ष्य नहीं था, न कोई मोती। कुछ भी नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जलपरी यहाँ होगी। गोरी, चलो बाहर देखते हैं। दोनों बाहर निकले, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकला है। वहीं दूसरी तरफ रानो अकेली झील के ऊपर उड़ रही थी और जादुई सीप को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक विशाल मछली बाहर आई। कौन है? यहाँ कोई नहीं आता। ये झील मेरी है। मैं रानो चिड़िया हूँ, अपनी बहन जलपरी का सीप लेने आई हूँ। वो तुम्हारे पानी में खो गया है। इस सीप की रक्षा का आदेश सागर के राजा ने दिया है। तो राजा को कह दो, रानो झूठ नहीं बोलती। अगर एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उड़ सकती है, तो वो किसी के लिए भी जान दे सकती है। मछली ने रानो की आंखों में सच्चाई देखी और धीरे से सीप पानी से बाहर फेंक दिया। रानो वो सीप लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसने एक सुरक्षित डाल देखी और कुछ देर आराम करने का सोचा। कुछ देर यही आराम कर लेती हो, तभी मैं तेज उड़ पाऊंगी। अरे छोटी चिड़िया, इतनी रात में अकेली सो रही हैं, और वो चमकती चीज क्या? सांप ने मौका पाते ही चुपके से झपट्टा मारा और सीप उसके तेज मुंह में फंस गया और वो वहां से अपने बिल में घुस गया। जब रानो की आंख खुली तो वो परेशान हो गई। सीप कहाँ है? यही रखा था। जब वो इधर उधर सीप को ढूंढ रही होती हैं, तो उसकी नजर पेड़ के नीचे एक खोखल में पड़ती है, जहाँ सांप सो रहा था और सीप वही पास में रखा था। सांप के बिल में हाथ डालना जैसे खुद कुएं में कूदना जैसे होगा। सीधे टकराना खुद की मौत हो सकती है।
रानो ने देखा कि पास एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर एक चील के अंडे रखे हुए थे। माही चील के अंडे। माही चील अभी वहाँ नहीं थी। ये मौका है। अगर मैं माही चील के अंडों को सांप के बिल के पास रख दूं, तो माही चील का गुस्सा उसे निशाना बना देगा। हाँ, यही तरीका है, जल्दी करनी होगी। रानो चिड़िया ने जल्दी से माही चील के 2-3 अंडों को हल्के से अपने पंखों में उठाया और चुपके से सांप के बिल के पास रख दिया। बस अब इंतजार करना पड़ेगा। माही चील आएगी और जब देखेगी कि उसके अंडे यहाँ हैं, तो उसका गुस्सा सांप को उसकी सजा दे देगा। बहुत ही जल्द माही चील वापस आई। उसने देखा उसके अंडे वहाँ नहीं थे। ये क्या? मेरे बच्चे, मेरे अंडे! कौन मेरी संतानों के साथ ऐसा कर सकता है? माही चील ने इधर उधर नजर घुमाई तो नीचे पेड़ की खोखल के पास उसे अंडे नजर आ गए। ये नाग मेरा दुश्मन रहा है। बार बार मैंने उसे चेताया है। आज उसे नहीं छोड़ूंगी। माही चील ने झपट्टा मारा, अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़ा और आसमान में ऊंचाई पर ले गई। रानो ने पेड़ के पीछे छिपकर सारा दृश्य देखा और मौका देखकर सीप उठाई और वहां से उड़ गई। कुछ देर की उड़ान के बाद वो जलपरी के पास पहुंची। रानो, कहाँ थी तुम आने में? इतनी देर क्यों कर दी? अभी यहाँ 2 कौवे कुछ ढूंढ रहे थे। सब बताती हूँ, लेकिन पहले ये देखो, आपकी जादुई सीप। जलपरी ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, एक नीली चमक पूरे आसमान में फैल गई। रानो, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरे आंसुओं के 2 मोती हैं। इन्हें अपने पास रखना। जब कभी तुम्हें दुख हो, ये तुम्हें संभाल लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए नेरा, बस इतना कि जब भी तूफान आए, मेरे बच्चों के घोंसले को मत डुबोना। अब कभी तुम्हारे ऊपर पानी का बुरा असर नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वही लालची कालू कौआ उस झील पर गया। उसने सोचा कि शायद उसे भी कोई मोती मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका, झील ने उसे अंदर खींच लिया और वो फिर कभी नहीं दिखा। रानो ने सीखा, जिनके दिल में सच्चाई होती है, समुद्र भी उनका साथ देता है, और जिनके दिल में लालच होता है, वो अपने ही साये में डूब जाते हैं। ये कहानी ये सिखाती है कि सच्ची मदद बिना लालच के की जाए तो वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। लालच का अंत हमेशा अंधकार में होता है और ईमानदारी का फल हमेशा। सुंदर वन में सुबह हो चुकी थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। माँ, सुबह हो गई। आज तो हम मिट्ठू तोते के बच्चों के साथ खेलने वाले थे। हाँ मेरी बच्ची, सुबह हो गई। उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाई हूँ। क्या हुआ माँ? आप परेशान लग रही हैं। क्या आप रात को ठीक से सोई नहीं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जन्नत खान, अंबिका, इफ्रा, मनीषा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी नानी माँ की बहुत याद आ रही थी। नानी माँ? माँ, आपने वादा किया था कि इस गर्मी की छुट्टियों में हम जरूर जाएंगे। गुड़िया की ये बात सुनकर रानो का दिल और भारी हो गया। वह अपनी बेटी को कैसे बताती कि जिस नानी से मिलने के लिए वह इतनी उत्साहित है, वह बहुत बीमार है। गुड़िया बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम नानी माँ के घर जरूर जाएंगे। हम आज ही जाएंगे। सच माँ? आज ही? वाह! मैं अभी जाकर टुनटुनी और मिट्ठू को बताती हूँ। रुको बेटा, पहले मेरी पूरी बात सुनो। नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वह बहुत बीमार है। यह सुनते ही गुड़िया का हंसता हुआ चेहरा उतर गया। उसकी छोटी छोटी आँखों में आंसू भर गए। नानी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना माँ? हाँ मेरी बच्ची,
अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। रानो और गुड़िया के सफर की खबर सुनकर उनके सबसे अच्छे पड़ोसी मिट्ठू मियाँ का तोता परिवार उनसे मिलने घर के बाहर आए। रानो बहन, क्या यह सच है? तुम आज ही निकल रही हो, इतनी जल्दी में? हाँ, मुझे जाना ही होगा। माँ की आखिरी इच्छा है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। लेकिन रानो बहन, आपने रास्ते के बारे में सोचा है? बीच में वो मनहूस काला पहाड़ पड़ता है, वो कालू कौवे का इलाका है। सुना है वो किसी को भी अपने इलाके से गुजरने नहीं देता। उसकी दुश्मनी तो तुम्हारे परिवार से बहुत पुरानी है। मैं जानती हूँ मिट्ठू भाई, मुझे सब याद है, लेकिन इस वक्त मैं अपने डर से ज्यादा अपनी माँ के बारे में सोच रही हूँ। कालू कौवा कौन है माँ? क्या वो बहुत बुरा है? रानो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के मन में डर बैठे। उसने बात को बदल दिया। वो कुछ नहीं है बेटा, तुम इन बातों में मत पड़ो, हम बस अपनी नानी के पास जा रही हैं। बहन, इसमें थोड़े भुने हुए दाने और मीठे बेर हैं। रास्ते में गुड़िया को भूख लगेगी, अपना और गुड़िया का ध्यान रखना। हम ईश्वर से तुम्हारी सलामती की प्रार्थना करेंगे। रानो का दिल भर आया। उसने सबका धन्यवाद किया और अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अनजाने सफर के लिए उड़ चली। सफर शुरू हो चुका था। रानो और गुड़िया आसमान में उड़ रहे थे। माँ, वो नीचे नदी कितनी चमक रही है। क्या हम थोड़ी देर वहाँ रुक सकते हैं? मुझे प्यास लगी है। हाँ बेटा, जरूर। हम उस बड़े से आम के पेड़ पर रुकेंगे, वहाँ थोड़ा आराम भी कर लेंगे और पानी भी पी लेंगे। वे एक नदी के किनारे आम के पेड़ पर उतरे। रानो ने गुड़िया को पानी पिलाया और पोटली से मीठे बेर निकाल कर दिए। माँ, नानी माँ का घर यहाँ से और कितना दूर है? अभी बहुत दूर है मेरी बच्ची। हमें आज रात किसी सुरक्षित पेड़ पर गुजारनी होगी। कल दोपहर तक शायद हम पहुँच जाएं, अगर सब ठीक रहा तो। क्या नानी माँ हमें देखकर बहुत खुश होंगी? बहुत खुश होंगी। वह तुम्हें देखकर अपनी सारी बीमारी भूल जाएंगी। चलो, सूरज ढलने से पहले हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है। थोड़ा आराम करने के बाद वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हरे भरे पेड़ कम हो रहे थे और सूखी पथरीली जमीन दिखाई देने लगी थी। रानो समझ गई थी कि वे काला पहाड़ के करीब पहुंच रहे हैं। ऊपर पहाड़ की चोटी पर बैठे दो कौवों ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने तुरंत जाकर अपने सरदार कालू कौवे को खबर दी। सरदार, वो आ गई है अपनी बेटी के साथ। आ गई। आखिर आ ही गई मेरे जाल में। सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। आज उसे पता चलेगा कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। हाँ, आज हम अपना बदला पूरा करेंगे। इस रानो के परिवार ने हमें कभी ना भरने वाला जख्म दिया है। लेकिन पिताजी, वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। सुना है उसकी नानी बहुत बीमार है। चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो। तुम नहीं जानते कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। सालों पहले इसी पहाड़ पर एक भयंकर तूफान आया था। उस तूफान में तुम्हारा छोटा भाई मुझसे छूट गया था। मैंने मदद के लिए रानो के पिता को पुकारा था, जो उस वक्त पास से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। वे चाहते तो मेरे बच्चे को बचा सकते थे। उनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। लेकिन माँ बताती थी कि तूफान बहुत तेज था, शायद वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए होंगे। बहाने थे सब। घमंड था उन्हें अपने अच्छे परिवार का। आज मैं उस घमंड को तोड़ दूंगा। आज रानो से उसकी सबसे कीमती चीज छीनकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा। जग्गू अपने पिता की आंखों में नफरत देखकर चुप हो गया। कालू ने अपने साथियों को इशारा किया और एक भयानक योजना बनाई। रानो अपनी पूरी ताकत से उड़ रही थी। अचानक चारों तरफ से काऊ काऊ की डरावनी आवाजें आने लगी। देखते ही देखते कालू कौवे का पूरा झुंड उनके सामने आ गया। सबसे आगे कालू कौवा खुद था। अरे देखो तो कौन आया है। रानो चिड़िया, बहुत हिम्मत है तुम में, जो मेरे इलाके में घुसने की जुर्रत की। कालू भाई, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके पास जाना है। कृपया हमें जाने दो।
माँ, दर्द? आज तुम्हें इन शब्दों का असली मतलब पता चलेगा। माँ, ये कौन है? हमें इनसे डर लग रहा है। चुप रहो बेटा। देखो कालू, जो हुआ वो एक हादसा था। तूफान बहुत तेज था। इस पुरानी बात के लिए इस मासूम बच्ची को सजा मत दो। ये कहकर कालू कौवा गुड़िया की तरफ झपटा। ये सब देखकर जग्गू से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर का ज़मीर जाग उठा। तभी जग्गू उड़कर बीच में आ गया। बस पिताजी, बहुत हो गया। अगर आपको बदला लेना ही है तो पहले मुझ पर हमला कीजिए। मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दूंगा। कालू अपने ही बेटे को अपने खिलाफ खड़ा देखकर सन्न रह गया। जग्गू, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं पिताजी, क्या इसी को बदला कहते हैं? अगर आज मेरा छोटा भाई जिंदा होता तो क्या वो आपको ऐसा करते देख खुश होता? नहीं, वो शर्मिंदा होता। बेटा, तुम अपने पिता से ऐसे बात नहीं कर सकते। माँ, आप भी एक माँ हैं। क्या आपको उस चिड़िया का दर्द नहीं दिख रहा? जग्गू की बातों ने कालू के दिल पर चोट की। उसके अंदर सालों से जल रही बदले की आग आज उसके बेटे के आंसुओं ने बुझा दी थी। कालू के इलाके से निकलने के बाद रानो को आखिरकार दूर एक जाना पहचाना बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वही था उसकी माँ का घर। गुड़िया, देखो, वो रहा नानी माँ का घर। हम पहुँच गए। रानो, मेरी बच्ची, तुम आ गई। रानो को होश आ चुका था। माँ, मैं आ गई। मैंने अपना वादा पूरा किया माँ। बहादुर बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि एक माँ का प्यार दुनिया की हर मुश्किल से बड़ा होता है। और गुड़िया, मेरी बच्ची, कभी हिम्मत मत हारना। अपनी माँ की तरह बहादुर बनना। नानी माँ की सांसें भारी होने लगी। उन्होंने अपनी बेटी और नवासी को आखिरी बार जी भर कर देखा। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ नानी माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रानो और गुड़िया अपनी नानी के ठंडे शरीर से लिपटकर रोते। रानो चिड़िया का हरा घास का घर बाहर से सुंदर था, पर कुछ जगह से टूटा हुआ दिख रहा था। 7 बच्चे अंदर खेल रहे थे। रानो काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, कल जो बड़ी बूंदें गिरी थी उससे छत टपकने लगी है। बस थोड़ा संभाल लो बेटा, मैं मालिक से उधार मांगकर आज ही मरम्मत का सामान लाऊंगी। आप चिंता मत करो बेटी, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन रानो चिड़िया सेठ बाज की दुकान पर जाती हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। दुकान पर जाती हैं और उससे कुछ उधार मांगती हैं। सेठ जी, मुझे 200 रुपए का कर्ज दे दीजिए। बारिश आने वाली है, मुझे घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लाना है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार न ग्राहक के लिए हैं, न ही तुम्हारे लिए हैं। 200 रुपए तुम्हारी 10 दिन की कमाई। अगर तुम भाग गई तो मुझे गरीब माँ की कहानी मत सुनाओ। पहले काम करो, जाओ, कल आना। रानो निराश होकर सिर झुका लेती है। रानो जानती थी बिना पैसे, सिर्फ घास और मिट्टी से वो 7 बच्चों के सिर पर छत नहीं रख पाएगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जैसे प्रकृति ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। हे भगवान, क्या अब रात भी इंतजार नहीं करेगी? बिना पैसे, सिर्फ घास से मैं 7 बच्चों के सिर पर छत कैसे रखूंगी? 7 बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपके हैं। बारिश की पहली बूंदें पड़नी शुरू होती है। दीदी, वो देखो, छत पर बड़ा छेद हो गया है। माँ, जल्दी से कुछ करो। डरो मत, हम सब मिलकर इस घर को बचाएंगे। हम सब एक साथ लड़ेंगे। रानो एक कोने को मिट्टी से सील करने की कोशिश करती है। बच्चे अपने छोटे पंखों से दरवाजे के छेद को घास से भरते हैं, फिर भी पानी अंदर आ रहा था। रानो, जोर लगाओ बेटो, घास को और कसकर पकड़ो। माँ, मेरे पंख थक गए। यह हमारी सीधी लड़ाई है बच्चों, हमें जीतना ही होगा।
बारिश जोरदार हो जाती है। कालू कौवा, जिसने कभी रानो की मदद नहीं की, अब उसकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए वो कुछ दूरी पर एक पेड़ से रानो के घर को देख रहा था। मूर्ख चुरिया, मैंने इसे काम नहीं दिया, अब इसका घर टूटेगा। पानी का बहाव तेज हो जाता है, दीवारें हिल रही थीं। रानो को एक भयानक सच्चाई महसूस हुई। गीली घास का वजन ही अब घर को अंदर से तोड़ रहा था। उसकी मेहनत ही उसकी दुश्मन बन गई। माँ, दीवारें हिल रही हैं। ये घास केवल एक दिन रुक सकती थी। गीली घास का वजन ही अब घर को तोड़ रहा है। रानो ने 1 मिनट भी नहीं गवाया। उसे लगा कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। उसने अपने बच्चों को घर में रहने का आदेश दिया और खुद मदद मांगने के लिए भाग निकली। सबसे पहले वो अपनी दोस्त हरियाली तोती के दरवाजे पर गई। हरियाली, हरियाली, दरवाजा खोलो, मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं। रानो, इतनी रात में मैं डर रही हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मैं तुम्हें कैसे अंदर आने दूँ? मुझे डर है कि बारिश। बस थोड़ी देर के लिए हरियाली, बस मेरे बच्चे। नहीं रानो, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम कहीं और जाओ। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई है। रानो बच्चों को लेकर मलबे के नीचे दबी हुई है। वे डरे हुए हैं पर सुरक्षित हैं। हम बच गए। हाँ मेरे बच्चों, रानो देखती है कि घर पूरी तरह मलबे में बदल गया है। कालू कौवा मलबे को देखकर आता है। वह रानो को देखकर भी मुस्कुराता है। हाँ, मुझे पता था ये होगा। तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें आवाज दी थी कालू, तुमने दरवाजा नहीं खोला। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। रानो बच्चों को देखती है। वे भूखे और भीगे हुए हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से घर बनाएंगे? तिनके से घर बनाना एक चीज़ थी बेटा, विश्वास से घर बनाना दूसरी, और वह विश्वास आज टूट गया। अगली सुबह रानो बच्चों को लेकर खड़ी होती है। वह टूटे हुए घर पर एक अंतिम नज़र डालती है। नहीं बेटा, अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं दूर, जहाँ उम्मीदें शायद घास जितनी कमज़ोर ना हों। चलो मेरे बच्चों। रानो 7 बच्चों को लेकर उदास उस जंगल से निकल जाती।